नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में आप लोगों का प्यार हमें बेइंतहा मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि आप लोग खबर दिन भर को बेइंतहा प्यार दे रहे हैं। और यही वजह है कि खबर दिन भर मैं और मेरी टीम पूरी आपके बीच लेकर हाजिर होती है। अलग अलग मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं और आज भी 5 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिन पर विश्लेषण आपको दिखाएंगे। कौन कौन सी 5 अहम खबरें जरा आपको सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले हम बात सड़कों पर उबाल की करेंगे। सावन का महीना पावन होता है, उस बीच सड़कों पर उबलता हुआ एक अलग ही तूफान देखने को मिला। कांवड़ियों की श्रद्धा जहां एक तरफ दिल को छू रही है, तो दूसरी तरफ हिंसा, तोड़फोड़ और उपद्रव की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। लाखों जवान, हजारों कैमरे और ड्रोन तैनात, फिर भी नियंत्रण से बाहर क्यों जा रही है यात्रा? क्या यह सचमुच भक्ति की अभिव्यक्ति है या कहीं दबाव और सनक का खतरनाक मेल? हम आपको बताएंगे पूरी कहानी जो हरिद्वार से गाजियाबाद तक फैले इस विवाद के पीछे की सच्चाई बताती है। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र गहरे राज का करेंगे। दरअसल हंसी के ठहाकों के बीच छुपा था एक ऐसा खतरा जिसने मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की जिंदगी में अचानक दहशत का रंग भर दिया। कनाडा के सरे शहर में उनका नया कैफे, जिसे खुले अभी 2 दिन ही हुए थे, निशाना बन गया एक घातक हमले का। 9 गोलियां, एक आतंकी नेटवर्क, एक पुरानी कहानी जो अब फिर से उभर रही है। क्या यह हमला सिर्फ एक बदला है या कुछ बड़ा और खतरनाक? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको बताएंगे इस हमले के पीछे छिपे राज और राजनीतिक दांवपेच। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र जंगल राट रिटर्न का करेंगे। दरअसल चुनावी बिहार की गलियों में अब सिर्फ वोट की नहीं बल्कि गोलियों की भी आवाज गूंज रही है। राजधानी पटना में 2 दिन दहला देने वाली घटनाओं ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। एक तरफ रेत कारोबारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, तो दूसरी तरफ दिन दहाड़े छात्र पर हमला कर दिया गया। पुलिस अभी भी खोज में उलझी हुई है। क्या सुशासन बाबू का मॉडल अब जवाब दे चुका है? चुनाव से पहले उठ रहे तीखे सवाल और जनता के मन में एक डर, क्या इस चुनावी मौसम में कानून को जीत मिलेगी या अपराध का बोलबाला? बताएंगे अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र झूठा कबूलनामे का करेंगे। दरअसल सीने पर 4 गोलियां, गोली चलाने वाला पिता, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच की परतें खोल दी। क्या राधिका यादव की हत्या की कहानी जैसी दिख रही थी वैसी है भी? पिता का कबूलनामा, पुलिस की एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच एक भयंकर विरोधाभास है जो सवाल बहुत उठा रहा है। सच कौन छिपा रहा है? आने वाले पलों में जानिए कैसे एक उभरती टेनिस स्टार का कत्ल एक गहरे साजिश के जाल में फंसता जा रहा है। इसके अलावा 5वीं अहम खबर का जिक्र करेंगे, आपके बच्चों से जुड़ी हुई अहम खबर है। खतरनाक है ये मोबाइल। क्या सच में हमारा और आपका बच्चा स्मार्ट हो रहा है या उसकी समझ मोबाइल और टीवी की चमक में खो रही है? एम्स की एक चौंका देने वाली स्टडी ने खुलासा किया है कि 5 साल से छोटे बच्चे अब स्क्रीन के जादू में इतने फंसे हैं कि उनका मस्तिष्क और विकास गंभीर खतरे में। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्मार्ट बनाना चाहते हैं या मंदबुद्धि? आगे की खबर में जानिए कैसे मोबाइल की लत बच्चों की सेहत और भविष्य को तहस नहस कर रही है। इन 5 खबरों पर हमारी विस्तार से नजर रहेगी। जाते जाते बात पते की आपके बीच। लेकिन जब शुरुआत करेंगे, शुरुआत हम कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई खबर के साथ करेंगे। सावन आया है, हर हर बम बम के नारों से आसमान गूंज रहा है। कंधे पर गंगा जल और मन में शिव भक्ति लिए लाखों कांवड़िए सड़कों पर हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह श्रद्धा की यात्रा है या सड़कों पर उबाल लेता जुनून? क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक कांवड़ टूटी तो सड़क टूटी, प्याज मिला तो ढाबा टूटा और टक्कर हुई तो कारें टूटी। नियम में सरकार की ओर से दावे बड़े बड़े हैं। हवाई सर्वे, हजारों सीसीटीवी, सैकड़ों ड्रोन,
पुलिस सहायता केंद्र और लाखों का बल, लेकिन फिर भी हरिद्वार से गाजियाबाद तक एक के बाद एक झगड़े, तोड़फोड़ और उपद्रव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये कैमरे की निगरानी कर रहे हैं? क्या कोई जिम्मेदार अफसर जमीन पर है भी या नहीं? मुजफ्फरनगर में बाइक से टक्कर के बाद हंगामा, रुड़की में कावड़ खंडित होने पर उपद्रव और मोदी नगर में कार छू जाने पर हमला। क्या इतनी आसानी से भक्ति उग्रता में बदल सकती है? उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा जवान, 12,000 किलोमीटर से ज्यादा कावड़ यात्रा मार्ग, 4,556 शिवालयों तक पहुंचने का सिलसिला है, लेकिन बीच रास्ते में अब आम नागरिक डरा हुआ है। कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई श्रद्धालु आहत ना हो जाए, नहीं तो उसकी श्रद्धा तुम्हारी गाड़ी पर टूट सकती है। सरकार की तैयारी और सड़क की हकीकत में जो फर्क है वो कैमरे में भी दिख रहा है और जनता की आंखों में। सवाल ये नहीं है कि श्रद्धालु क्यों निकले, सवाल यह है कि श्रद्धा के रास्ते को हिंसा क्यों मोड़ ले रही है। सावन की ये पावन यात्रा सच में शिव तक पहुंचेगी या सिस्टम के पाप धोते धोते बीच सड़क पर ही दम तोड़ देगी? भाषण दे करके चले जाना, फोटो खींच के हमारा, हम कावड़ के लिखने के लिए आगे मार्ग पे, ये केवल करने से नहीं होगा। अधिकारियों को फील्ड में उतरना पड़ेगा। केवल वीसी में बैठकों में मीटिंग करना नहीं। कोई अधिकारी सड़क पर दिख रहा है आपको क्या? आप जाओ, जो बवाल होगा उसकी जिम्मेवारी का चीफ सेक्रेटरी साहब लेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ यात्रा बड़े आराम और सुकून से होती थी। हमारी सरकार से ये डिमांड है, जो अखिलेश जी ने भी करी है, कि इनके लिए अलग सड़क बनाई जाए, उस सड़क के ऊपर कोई और न चले सिवाय कांवड़ वालों के। कुछ बयान भी सामने आए हैं। इसके अलावा बात अब कपिल शर्मा क्यों करते हैं? दरअसल शो में हंसाने वाला अब खुद बना सनसनी की वजह। जी हां, बात हो रही है मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की, जिनका नया कैफे कनाडा में सरे शहर में खोलते ही गोलियों से छलनी कर दिया गया। तारीख थी 9 जुलाई 2025 और रात का वक्त था। कैफे को लॉन्च हुए अभी 2 दिन भी नहीं बीते थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक के बाद एक 9 गोलियां दाग दी। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कैफे की दीवारें और शीशे गोलियों की गवाही दे रहे हैं। और इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने, जो भारत की NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है और उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित है। भारत विरोधी खालिस्तानी नेटवर्क का ये चेहरा बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है और जर्मनी से ऑपरेट करता है। सूत्रों की माने तो कपिल शर्मा के एक पुराने शो में निहंग सिखों पर कथित टिप्पणी से ये लोग नाराज थे, लेकिन कई एजेंसीज को शक है कि यह हमला दरअसल वसूली और आतंकी एजेंडे का हिस्सा है। क्या आपको याद है जून 2024 में पंजाब के नंगल में VHP नेता विकास प्रभावकर की हत्या हुई थी? उसमें भी लड्डी का नाम सामने आया था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बन चुका है, या हमला अकेला नहीं है? AP ढिल्लो, प्रेम ढिल्लो, CP ग्रेवाल कलाकारों को भी निशाना बनाने की धमकियां मिल चुकी हैं। कनाडा की जमीन अब भारत विरोधी गतिविधियों की खदान बनती जा रही है और जब भारत सवाल करता है तो जवाब में सिर्फ फ्री स्पीच का ढाल दिखा दिया जाता है। लेकिन अब तो वहां खुद कनाडाई भी कहने लगे हैं, अगर आप अपने दरअसल आप अगर सांप पालेंगे तो वो किसी न किसी दिन आपको डसेगा। अब भारत और कनाडा की सुरक्षा एजेंसीज इस हमले की जांच कर रही हैं, लेकिन असल सवाल इतना बड़ा है कि क्या कनाडा अब आतंकियों की वीजा फ्री सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है, और क्या भारत की चर्चित हस्तियों पर हमला सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बनता जा रहा है? कपिल शर्मा तो बच गए, लेकिन अब देश ये पूछ रहा है कब तक हम बचते रहें, आखिर कब तक ये खिल्ली उड़ती रहेगी? बहुत अफसोस है कि कनेडा सरी दे विच कपिल शर्मा जी के जो कैफ़े है उन पर कुछ खालिस्तानी तत्वों ने गोलाबारी की, दहशत पैदा करने की कोशिश की। मैं समझता हाँ कि ये एक बहुत ही निंदनयोग कार्रवाई है, नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तानी लगातार कनाडा की धरती का उपयोग या दुरुपयोग अपने इस प्रकार के कुकर्मों के लिए करते हैं, और वे नहीं चाहते कि कोई भी भारतीय मूल का निवासी वहाँ पर जाकर कोई
काम करे या कोई तरक्की करे या कोई वहाँ पर अपना धंधा करे। और हम तो लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालोगे तो अंतगतवा आपको काटेंगे। अब वो स्थिति बन रही है जहाँ कनाडा में जो पहली सरकारों ने सांप पाले, आज वह कनाडा के मूल निवासियों को या कनाडा में जो लोग काम करने जाते हैं, जो कनाडा में बिजनेस करने जाते हैं, उनको डस रहे हैं। अब बात बिहार का करते हैं। दरअसल चुनावी मौसम है, सियासत गर्म है और बिहार की सड़कों पर अब खून भी गर्म होता दिख रहा है। एक तरफ पोस्टर, बैनर और भाषणों की आवाजें हैं तो दूसरी तरफ गोलियों की गूंज। जी हां, पटना की दो बड़ी घटनाओं ने इस सवाल को फिर से जिंदा कर दिया। क्या नीतीश मॉडल की कानून व्यवस्था अब जवाब दे चुकी है? राजधानी पटना में रेत कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ वेटनरी कॉलेज के छात्र को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। इसके बाद छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बैनर, पोस्टर और अब भूख हड़ताल तक की चेतावनी। लेकिन पुलिस है कि ना तो अभी तक किसी ठोस नतीजे पर पहुंची है और ना ही अपराधियों तक, यानी जनता डरी हुई। प्रशासन अभी भी तफ्तीश में झुलझा। अब बात यहीं खत्म नहीं होती है। सत्ताधारी दल कहता है कि यह सिर्फ विपक्ष की परसेप्शन है, यानी कि यह बताया जा रहा है कि अपराध नहीं बढ़ा है, बस दिखाया ज्यादा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर गोली की गूंज गली गली में सुनाई दे रही है तो परसेप्शंस की जरूरत ही क्या रह जाती है? हाँ, सरकार ने तर्क दिया है कि एक और दर्दनाक घटना में 2 दिन के भीतर आरोपी पकड़े गए हैं, पिस्टल तक बरामद हो गई है। लेकिन क्या हर केस में इतनी फुर्ती दिखेगी या फिर कुछ घटनाएं सिर्फ चुनावी तौर पर सुलझाई जाएंगी? वर्षों तक नीतीश कुमार के शासन को सुशासन बाबू की पहचान मिली, लेकिन अब शहरों में हत्याएं, लूट, गोलीबारी और छात्रों का विद्रोह ये संकेत दे रहा है कि या तो अपराधियों के हौसले बढ़ गए या प्रशासन के इरादे सुस्त हो गए। और ये सब हो रहा है चुनाव से ठीक पहले, जब हर पार्टी जनता को सुरक्षा, तरक्की, विश्वास का सपना दिखा रही है। लेकिन जमीन पर लोग ये पूछ रहे हैं, अगर राजधानी में यह हाल है तो दूर दराज के गांवों में क्या हो रहा होगा? सरकार कह रही है हमारे यहाँ अपराध पर 0 टॉलरेंस है, लेकिन अपराधियों को जैसे 0 डर होता जा रहा है। अब देखना यह है कि ये थ्रिलिंग कहानी अगले पन्ने में और कितनी दर्दनाक होती है, और क्या अपराध से लहूलुहान हो रहे इस चुनावी मौसम में कोई सियासी दल वाकई में कानून का लौहपथ गढ़ पाएगा? अब बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सीने पर 4 गोलियां, गोली मारने वाला पिता, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नया खुलासा। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि राधिका यादव की हत्या क्यों हुई, बल्कि ये भी है कि सच्चाई छिपाई किसने। देश की एक उभरती टेनिस स्टार राधिका यादव की मौत का मामला अब सीधे मर्डर केस से निकलकर एक उलझे हुए रहस्य में तब्दील हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राधिका को सीने में 4 गोलियां मारी गई। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरी 4 गोलियां, और ये सभी सामने से दागी गई। जबकि पुलिस की एफआईआर और पिता दीपक यादव की कबूलनामा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। उसने कहा है कि 3 गोलियां पीछे से मारी थी। अब सवाल उठ रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? आरोपी या जांच एजेंसी, या फिर कहानी कहीं और से लिखी जा रही है? सरकारी अस्पताल के सीनियर सर्जन और पोस्टमार्टम वार्ड के सदस्य डॉक्टर दीपक माथुर ने दरअसल फोन पर बाकायदा बातचीत की एक एजेंसी से और खुलासा किया कि राधिका के शरीर से 4 गोलियां निकाली जा चुकी हैं और उन्होंने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। यानी कि अब सबूत शरीर से निकलकर सिस्टम में दाखिल हो चुके हैं और सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई पहलू दबाया जा रहा है? राधिका सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थी, बल्कि वो एक आइकन थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, टेनिस एकेडमी चला रही थी और एक म्यूजिक वीडियो कारवा में भी वो नजर आई थी। बताया जा रहा है कि राधिका की ये डिजिटल उड़ान उसके पिता को नागवार गुजर रही थी। गांव वालों की फबतियां, बेटी की बढ़ती लोकप्रियता और खुद की घटती पकड़, शायद इसी अंदरूनी उबाल ने दीपक यादव को हैवान बना दिया। लेकिन जो बात सबसे डरावनी है वो ये है कि पोस्टमार्टम ने इस कबूलनामे की नींव हिला दी है। जब गोलियां सामने से चली तो पिता का दावा कि मैंने पीछे से मारी, किसे बचाने के लिए था? क्या दीपक यादव किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर यह कहानी जितनी दिख रही है कहीं उससे ज्यादा गहरी और भयावह है?
इस मर्डर केस में अब हर जवाब के साथ एक नया सवाल पैदा हो रहा है, और जब सवाल गोलियों से बड़ा हो जाए तो सिर्फ अदालत नहीं, पूरे समाज को जवाबदेह बनना पड़ता है। इसमें आज मॉर्निंग हाउस में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी है, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई है। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये अकेडमी न चलाई और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया। एक और अहम खबर दरअसल आज निकलकर सामने आई। खाटू श्याम मंदिर की पावन धरती पर एक ऐसी घटना जिसने हर भक्त के दिल को झकझोर कर दिया। जहां श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने आते हैं, वहीं उनके साथ हुई बेरहमी से मारपीट सवाल खड़े कर रही है। क्या अब मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहे? मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालु जब खाटू श्याम मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें हुआ क्या? स्थानीय दुकानदारों ने लाठी डंडों से ऐसे हमला किया कि महिलाएं भी बच नहीं पाई। मंदिर के पावन प्रांगण में हुई इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। इसमें भक्तों पर लाठियां बरसाते हुए साफ दिख रहा है कि यह हमला सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि आस्था पर भी किया गया और जैसे बदले में किसी ने चुटकी ली हो। पुलिस ने राहत की बजाय कहा भूल जाओ और घर जाओ। थाना अधिकारी की ये उदासीनता भक्तों के लिए झटका साबित हुई। आरोप है कि इस दबंगई के पीछे मंदिर प्रशासन से जुड़े दबंगों का संरक्षण है। आखिर कब तक चलेगा इस तरह का उत्पीड़न? जब भक्त आए मंदिर में शांति की आस लेकर, तभी क्या उन्हें ये दर्द सहना होगा? पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में जरूर लिया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस मामले में सख्ती दिखाएगा या फिर भक्तों की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा होगा? ये घटना सिर्फ एक मारपीट नहीं बल्कि आस्था और न्याय की लड़ाई है और आज हम सबकी निगाहें उस कार्रवाई पर टिकी हैं जो अब होना बाकी है। अब हम एक ऐसे सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर मां बाप की रूह कांप जाएगी। मोबाइल और स्क्रीन का जादू जो अब छोटे छोटे बच्चों को स्मार्ट नहीं बल्कि मंद बुद्धि बना रहा है। जी हां, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की ताजा स्टडी कह रही है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर लगभग दोगुना समय बिता रहे हैं और इसका खामियाजा सीधे उनके मस्तिष्क और विकास पर पड़ रहा है। क्या आपको पता है कि 6 महीने का बच्चा मोबाइल फोन चलाना सीख रहा है और माता पिता इसे गर्व से स्मार्टनेस समझ रहे हैं? पर सच्चाई यही है कि ये बच्चे स्मार्ट नहीं बल्कि दिमागी मंदता की कगार पर है। भाषा विकास, सामाजिक कौशल, पढ़ाई लिखाई सब बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, रात की नींद उड़ी उड़ी सी रहती है और मोटापे की समस्या भी बढ़ रही है। डॉक्टर आशीष और उनकी टीम ने 2857 बच्चों पर इस अध्ययन के बाद साफ कर दिया कि ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए मौत के साए जैसा है। स्मार्ट बच्चा बनना हो तो स्क्रीन कम करें,
खेल कूद बढ़ाएं, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। माता पिता के मोबाइल पर बच्चे की तस्वीर दिखाने के गर्व के पीछे यह गहरी समस्या छिपी है। डॉक्टर डी.के. गुप्ता का कहना है कि करीब 60 से 70% छोटे बच्चे स्क्रीन टाइम की सीमा से ऊपर हैं, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। पर क्या हम सुनेंगे? जब बच्चा रोता है तो मोबाइल से चुप कराने की कोशिश, ये सिर्फ एक भयानक आदत है जो उनकी सोच और व्यवहार को खराब कर रही है। इसका समाधान क्या है? घर में टेक्नोलॉजी मुक्त क्षेत्र बनाना, जहां मोबाइल या टीवी ना चलाया जाए और बच्चों को ऑफलाइन खेलों से जोड़ा जाए। माता पिता खुद जब मोबाइल बंद करेंगे तभी बच्चे ये सीख पाएंगे। पर सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों की ये सुरक्षा उतनी गंभीरता से लेंगे जितनी हम मोबाइल की चमक धमक को पसंद करते हैं? दोस्तों, ये समय चेतावनी का है। अगर हम बच्चों की बौद्धिक और शारीरिक सेहत को बचाना चाहते हैं तो ये मोबाइल की लत तुरंत रोकना होगी, वरना आने वाली पीढ़ी स्मार्ट नहीं, मंदबुद्धि और अस्वस्थ होगी। आपकी नजरें स्क्रीन पर हैं तो आपका बच्चा भी जल्द ही उसी में फंसा होगा। इस लड़ाई में जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नजरिया हमें और आपको मिलकर ही बदलना है। मोबाइल की इस समय माया बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। बच्चे दरअसल इससे स्मार्ट नहीं, बल्कि स्मार्टनेस उनकी गायब है। चलिए, अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। आज की बात पते की है। दरअसल जिंदगी में सब कुछ एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन एक कदम जरूर बहुत कुछ बदल सकता है। मतलब यह है कि आज आपने कोई फैसला लिया और कल सब बदल जाएगा। लेकिन हाँ, वो एक छोटा सा कदम, चाहे वो सुबह जल्दी उठने का हो, किसी से माफी मांगने का हो या अपने लिए कुछ अच्छा करने का हो, आपको एक नई दिशा में जरूर ले जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें करनी होंगी जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन असल में बदलाव छोटे फैसलों से शुरू होता है। उस एक कदम से शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे रास्ता बनता है। तो बस एक छोटा सा कदम लो आज, शायद वही कल आपकी पूरी कहानी को बदल दे। फिलहाल इस खास पेशकश में मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।